नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त को आपका एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था, जो कि आपका फोर्थ शिफ्ट का है, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोर्थ शिफ्ट में आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में सीएचएसएल के एग्ज़ाम में क्या क्या जीके जिसके प्रश्न पूछे गए हैं। उनसे पहले सबसे पहले आपके गुलशन कुमार गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न भेजकर हमारी सहायता की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि राष्ट्रगान का जो सम्मान करना वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 52 ए, अनुच्छेद 53 ए, इस प्रकार नहीं दिया गया था, आपका दिया गया था अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का बी, इस प्रकार करके अनुच्छेद जो कि दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 का जो ए है, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रगान का सम्मान करना, उसके अंदर ही निहित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 51 ए के तहत आपका भारतीय संविधान का पालन करना भी है। इसके आदर्शों और संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना है। तो आप लोग याद रखिएगा। और आपका मौलिक कर्तव्य है आपका 11 है। 11 में सबसे जो पहला आपका मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 एक के तहत वो आपका राष्ट्रगान का सम्मान करना है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 एक के अंतर्गत आपका भारतीय संविधान में 1976 के संशोधन के द्वारा, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपका मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, ये दोस्तों आपको बताना था। तो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14.2%। ठीक है, 14.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो कुल आबादी है उसमें से आपका जो हिंदू का जो प्रतिशत है वो आपका 79.8% है। इसके अलावा मुस्लिम के प्रतिशत की बात करेंगे तो 14.2 वो आपसे पूछा गया है अभी। इसके अलावा ईसाई की बात करेंगे तो ईसाई का जो प्रतिशत है वो आपका 2.78 करोड़ है, यानी कि 2.3% है। सिख की बात करेंगे तो सिख आपका 1.7% है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये सभी आपके जो प्रश्न हैं आपके आज के फोर्थ में पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन्होंने भी अभी तक एसएससी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिनका आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम बाकी है, उनके लिए एसएससी 2023 में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो चुके हैं, जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट हुआ है 39 शिफ्टों में, एमटीएस का एग्ज़ाम 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएसएल 2022 का एग्ज़ाम 36 शिफ्टों में, और आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो कि 2023 वाला ऑन गोइंग है, आज मिला दे तो 24 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। सभी शिफ्टों का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके उसमें शामिल रहेंगे। 59 रुपीज़ के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक नंबर पर संपर्क करके। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया था बेगम अख्तर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बेगम अख्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन में शायद आपका संगीत नहीं दिया गया होगा, ऑप्शन में दोस्तों आपका गजल। ठीक है, गजल दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका गजल हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप से इनका जो संबंध है आपका संगीत से है, गजल गायिका हैं। इनका जो असल नाम है आपका अख्तरी फैजावादी है। उन्हें मलिका एक गजल यानी कि गजल की रानी की उपाधि भी दी गई है, जो कि भारतीय संगीत की शास्त्रीय गायिका हैं। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? 1975 में किया गया था। इससे पहले 1968 में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो घनत्व है आपका किस क्षेत्र का है। ठीक है, ऑप्शन में आपका राज्यों का नाम नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, नहीं आपके ऑप्शन दिया गया था, क्षेत्र पूछा गया था। क्षेत्र में आपका एक ऑप्शन उत्तर भारत का था, दूसरा आपका हिमालय क्षेत्र का था, पूर्वोत्तर भारत का था। इस प्रकार करके 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, जिनमें से राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तर भारत हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा भी आपको आइडिया लगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पर है, तो उत्तर भारत में ही है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। ठीक है, तो आपका जनसंख्या घनत्व भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो उत्तर भारत का ही होगा। लेकिन उत्तर भारत के उन राज्यों के बारे में बात करें जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो वो राज्य आपका बिहार है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, और सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर पूछ दिया जाए कितना आपका जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो 1104
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का 19 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस बात को याद रख लीजिएगा। सॉरी, 1104 नहीं 1106 है, इसको सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसका कौन सा मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से एक ऑप्शन आपका रोजगार की रक्षा करना दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में आप लोग को मालूम होगा, अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत यह आपका भारतीय संविधान में प्रावधान है। इसके अलावा ये आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ये भी बात आप लोग को मालूम होगा बखूबी। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है वो आपका है एक जन कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। बाकी तीन और ऑप्शन क्या दिए गए थे उसका अनुमान मुझे नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है। तो जो द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक है रोमेश चंद्र दत्त। देखिए आरसी दत्त आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो आरसी दत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर सीवी रमन ने कहाँ पर विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी। तो डॉक्टर सीवी रमन की बात करेंगे तो ये आपको मालूम होगा जो रमन इफेक्ट है। ठीक है, रमन जो प्रभाव है उन्हीं के द्वारा दिया गया था, और इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्हीं के कारण 1930 ईस्वी में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद बेंगलुरु में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, और इसी इंस्टीट्यूट में रिसर्चर भी थे। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमन सीवी रमन जी को आपका नोबेल पुरस्कार के अलावा भी भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1954 में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है किस प्रकार के किसानों पर पड़ा था। ठीक है, किसान के ऑप्शन में आपका दिया गया था लघु किसान, ग्रामीण किसान, शहरी किसान, इस प्रकार करके। तो इसका राइट आंसर आपका ग्रामीण किसान हो जाएंगे। ठीक है, हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा था। तो किसानों की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों पर ही सबसे ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है आपके छोटे किसानों पर पड़ा था ज़्यादा या आपका सीमांत किसानों के पड़ा था। ठीक है, तो हरित क्रांति के विषय में ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ये छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए लाभप्रद थे। इसका मुख्य कारण था नई नई तकनीक आया था, उसका लागत अधिक था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि छोटे और जो सीमांत किसान होंगे उसको ऑक्युपाइड नहीं कर पा रहे होंगे, तो जो बड़े किसान होंगे जो कि आपकी उनके पास धन होगा वो आसानी से इसका वहन कर रहे होंगे। तो अगर किसानों में लघु सीमांत के बारे में या बड़े किसान के बारे में पूछा जाएगा तो बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ था। अगर आपसे फसल पूछेगा कि किस फसल पर सबसे अधिक प्रभाव ज़्यादा पड़ा था तो वो फसल आपका चावल और गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति के जनक भारत में आपके कौन थे तो एम एस स्वामीनाथन थे, और विश्व स्तर पर आपका कौन थे तो आपका नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था चुंबक का खोज किसने किया था। इसका प्रश्न मुझे ठीक तरह से नहीं मिल पाया है। चुंबक कौन सा चुंबक के बारे में आपसे पूछा गया था। एक स्टूडेंट शक्तिशाली चुंबक बताए थे। ठीक है, तो सबसे जो शक्तिशाली चुंबक है, चुंबक का 3 प्रकार है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आपका चुंबक है वो आपका विद्युत चुंबक है। तो उसकी जो खोज है 1825 में इंग्लैंड के विलियम स्टर्जन ने किया था। ठीक है, तो विलियम स्टर्जन क्या आपके ऑप्शन में था तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ था। अगर नहीं था तो कौन सा चुंबक के विषय में आपसे पूछा गया था आप लोग उसको भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो दूध से दही बनना आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स जिस टॉपिक से आपका ये जो अभिक्रिया वाला जो प्रश्न है कि दूध से दही बनना, दही से पनीर बनना, दही से दूध बनना, ये सभी जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, आप इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक नया पदार्थ यानी कि लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन कहते किसको हैं। ठीक है, तो रासायनिक जो परिवर्तन है अभिकारकों यानी कि मूल पदार्थ के अणु उत्पादों के अणु का निर्माण करती हैं, जो कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि नए पदार्थ बनाने के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी देखिए आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, अपरिवर्तनीय होगा। ठीक है, क्या होगा, अपरिवर्तनीय होगा। और जब भी ये होगा दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन, जब दो चीज़ आपका मिलेगा तो एक नया चीज़ का निर्माण होगा। जैसे कि दूध और दही आपका मिल रहा है तो एक दोस्तों नया चीज़ आपका बन रहा है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो आपका जब भी दो प्रक्रिया अभिक्रिया होगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत तो एक आपका नया
प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा दूध से दही बनना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो एलपीजी, पेट्रोल आदि जैसे ईंधन का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, ये सभी क्या है, तो आपके रासायनिक परिवर्तन ही है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो भौतिक परिवर्तन अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरते हैं, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो जब भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक क्रिया होगा, अभिक्रिया होगा, जब दो चीज़ आप आपस में मिलेंगी तो कोई भी नया चीज़ का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मोम का पिघलना, मोम अगर पिघलता है तो उसमें कोई नया चीज़ का निर्माण नहीं होता है, तो वो क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जल का जमना भी क्या है, तो एक आपका भौतिक परिवर्तन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला अमेरिकी धावक जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका जेम्स कॉनोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका पहला आधुनिक ओलंपिक आपका हुआ था 1800 कितना में, 1896 में। उस समय दोस्तों आपका जो अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे आपके जेम्स कॉनली, पहला पदक अमेरिका की तरफ से लाए थे। उन्होंने ट्रिपल जंप में पहला स्थान लिया था। पहला स्थान का मतलब ही होता है स्वर्ण पदक, द्वितीय स्थान का मतलब होता है सिल्वर, थर्ड का मतलब होता है ब्रोंज। ठीक है, तो पहला स्थान आपका लाया था। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ये उद्घाटन समारोह था जो कि 1896 में हुआ था, और आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कहाँ पर हुआ था, एथेंस में, जिसकी कहाँ की राजधानी थी, तो आप लोग बताइएगा। इसके अलावा थॉमस बाक की बात करेंगे तो ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला एथलीट की बात करेंगे तो आपका थॉमस बर्क था। इसके अलावा माइकल फिलिप्स अमेरिका का एक तैराकी है। माइकल फिलिप्स किसी भी राष्ट्र में ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला एथलीट है, जिन्होंने टोटल 28 पदक अपने नाम किया है, जिसमें आपका 23 पदक है, वो दोस्तों आपका क्या है, तो 23 स्वर्ण पदक है। ठीक है, इन सभी फैक्ट्सों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में किस ईडी चीफ का जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका संजय मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, संजय मिश्रा को पहली बार जब ईडी का कार्यभार दिया गया था, ईडी के निदेशक नियुक्त किए गए थे, वह आपका 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए, 2 साल करने का मतलब है 2018 से 19, 19 से 20 तक के लिए, लेकिन फिर से आपका उनका जो कार्यकाल है 21 में बढ़ा दिया गया था। अभी भी जो आपकी ईडी के जो चीफ हैं आपके संजय मिश्रा जी ही हैं। अभी भी इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई 2023 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, फिर भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक में मनाए जाने वाले त्योहारों को देखें तो मकर संक्रांति, हम्पी त्यौहार, होयसला महोत्सव, करगा, ये सभी आपके कर्नाटक में मनाए जाते हैं। केरल में ओणम, त्रिशूर पूरम, अराउट्टू, अरनमुला, ये सब आपके केरल में। गोवा की बात करेंगे तो सिग्मो, साओ जोआओ त्यौहार, गोवा कार्निवल, ईस्टर, ये आपके गोवा में। तमिलनाडु की बात करेंगे तो महामहम, थाईपुरम, इसके अलावा थिरुवरयारू महोत्सव, ये सभी आपके कहाँ मनाए जाते हैं, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि M1 है जो कि अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपका बैंक, डाकघर, बाजार, इस प्रकार करके दिया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या था, बैंक था। जो M1, M2, M3, M4 है, ये दोस्तों आपका क्या है, तो मुद्रा का मापक है, जो कि आपका RBI के द्वारा 1977 में ही लॉन्च किया गया था। तो M1 का जो मतलब होता है वो दोस्तों आपका होता है संकीर्ण मुद्रा, यानी कि जनता के पास जो मुद्रा है प्लस जनता के पास जो जमा धन है उसको M1 कहते हैं। तो यहाँ पर बैंक, यहाँ पर डाकघर से कोई संबंधित लेना देना है ही नहीं। M2 मुद्रा कहते हैं किसको, तो M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा कार्यालय, बचत बैंक को M2 मुद्रा कहते हैं। M3 आपका चौड़ा मुद्रा होता है। M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जो आपके मुद्राएं होते हैं आपके M3 कहलाते हैं। इसके अलावा M4 आपका M3 प्लस डाकघर बचत के साथ सभी जमाओं को M3 मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मुद्राएं हैं जो कि आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी तक मिल नहीं पाया है कि वो प्रश्न क्या पूछा गया था। बाकी जैसे जैसे और प्रश्न मिलते जाएंगे उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।